नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे ही एग्ज़ाम में इस सीरीज से आपको लाभ अवश्य मिलेगी, क्योंकि इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जिसके पूछे जाने की संभावना एग्जाम में सबसे अधिक होती है। पहला प्रश्न है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? यह एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की स्थापना को लेके, चूँकि गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का अंतिम जो उद्देश्य था एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था, जहाँ पे शोषण ना के बराबर हो, कम से कम हो। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उनके जो साधन अलग अलग थे। जैसे कि गांधीवादी जो तरीका था बिल्कुल ही अहिंसात्मक तरीका था, अहिंसा को अपनाते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना था। वहीं मार्क्स का जो तरीका था बिल्कुल ही देखा जाए तो हिंसात्मक तरीका था। वर्ग विहीन समाज को प्राप्त करने के जो तरीके थे, जैसे कि अगर मार्क्स की हम लोग बात करें हिंसात्मक तरीका में, जैसे कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना, सामाजिक उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, अनिवार्य श्रम, ये सारा चीज़ मौजूद था। वहीं गांधी का मानना था कि अहिंसात्मक तरीके से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा नैतिक अन्वय, जो भी औद्योगिकरण से जो भी यहाँ पे पूंजीपति लोग हैं, यहाँ पे मुनाफा कमाया हुआ है, तो उसका एक भाग क्या करें लोग ट्रस्ट में दान करें, जिससे कि लोगों की भलाई हो सके। श्रम की गरिमा को बहाल करना, ऐसे यहाँ पे दोनों के अलग अलग कह सकते हैं कि तरीका था, लेकिन लक्ष्य एक ही था, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि औरंग दिया हुआ है, औरंग राजकोष का प्रभारी। देखिए ये गलत हो जाएगा। औरंग एक फारसी शब्द है जिसे एक गोदाम के रूप में जाना जाता था। यह एक ऐसी जगह है जहां सामान को बेचे जाने से पहले एकत्र किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे बेनियान को दिया हुआ है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। बेनियान मतलब बनिया भी आप कह सकते हैं इसे, बनिया संस्कृत वणिज से यहाँ पे लिया गया है, जिसका अर्थ एक व्यापारी होता है, और इस शब्द का व्यापक रूप से भारत के पारंपरिक व्यापारिक या व्यापारिक जातियों के सदस्यों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि बनिया, बैंकर, साहूकार, व्यापारी, दुकानदार सब शामिल थे। अब जो भी ये लोग थे देखेंगे तो ब्रिटिश शासन के दौरान ये लोग मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था, अर्थात कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट के रूप में काम कर रहा था। दूसरा सही है। तीसरा है यहाँ पे मिरासीदार। इसमें दिया है राज्य को नामित राजस्वदाता। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण भारत में जहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ था, रैयतवाड़ी सिस्टम, और इस सिस्टम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने किराएदारों के अधिकारों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, मिरासीदार को भूमि के एकमात्र मालिक के रूप में मान्यता दी हुई थी। मिरासीदार को कानून द्वारा अपनी ज़मीन बेचने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इसकी खेती के बदले इसे किराएदारों को मामूली शुल्क पर पट्टे पर दिया जा सकता था। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात बी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। तो यहाँ पे इसको आपको समझना होगा। देखेंगे तो शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए तो स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित ही थे। स्थविरवादी ने परिषद में भिक्षुओं के खासकर आचरण को लेके अधिक कठोर नियमों पर जोर दिया, लेकिन उनके सुझावों को बहुत या फिर बहुमत द्वारा पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया।
जिन्होंने तब स्वयं को यहाँ पे महासंघी के रूप में स्टेबलाइज किया हुआ था। और महासंघिक जिसका अर्थ है महान संघ, एक प्रारंभिक बौद्ध संप्रदाय था ये भी, जो दूसरी बौद्ध संगीति के बाद गठित हुआ था, जब इसने मठवासी प्रथाओं में अंतर के कारण स्वयं को दूसरे संप्रदाय अर्थात अस्थिरवादी से यहाँ पे अलग कर दिया था। तो यहाँ पे अलग भी हुआ है, इसीलिए यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, अर्थात यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान धर्म को प्रोत्साहित यहाँ पे किया हुआ था। और अगली 7 शताब्दियों में देखेंगे तो महासंघिकों के और उप विभागों में बढ़ता चला गया, जैसे कि उसमें लोकोत्तरवादी, एक व्यवहारिक या फिर कॉक्टिक यहाँ पे शामिल हो गए। तो तीसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? यहाँ पे दिया हुआ है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, क्योंकि ये जो दौर है बिल्कुल ही औद्योगिक क्रांति का दौर है, औद्योगिक क्रांति का दौर है। और इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति उस समय चल रहा था, भारत को कई तरीके से प्रभावित किया। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वस्त्र को लेके, भारतीय वस्त्रों को अब यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ारों में अंग्रेजी वस्त्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। और इसके साथ साथ देखेंगे तो ब्रिटेन में आयातित वस्त्रों पर भारी यहाँ पे शुल्क भी यहाँ पे लगाया जाता था, जो भी भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क लगाया जाता था, जिससे वह वस्तुएं इंग्लैंड में महंगा हो जाती थी। किसानों को यहाँ पे नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, बागवानी कृषि करना पड़ता था, जिसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल था इसमें नील की खेती को लेके। और औद्योगिक क्रांति के बाद से ब्रिटेन ने मशीन निर्मित और वस्त्रों का उत्पादन शुरू किया, जो भारतीय सामानों की तुलना में बहुत सस्ते थे। स्वाभाविक सी बात है, अब उसका मैन्युफैक्चरिंग मशीनों से हो रहा है, तो गुणवत्ता भी बेहतर होगा, कॉस्ट भी उसका कम हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय हस्तशिल्प धीरे धीरे ख़त्म हो गए। वे ब्रिटेन के उन सस्ते उत्पादों का मुकाबला नहीं कर सके जो भारतीय बाज़ारों से एकदम पटे हुए थे, भरे पड़े थे। हालांकि देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति का दूसरा पक्ष भी है, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी आया भारत के संदर्भ में। कारखानों की भले और सीमित कारखानों की शुरुआत हुई, लेकिन हुई। विद्युतीकरण का विकास हुआ, रेल मार्ग वगैरह का देखा जाए तो पूरे भारत में निर्माण किया गया। भले ही वो अंग्रेज़ों के हित के लिए था, लेकिन उससे आगे चल के भारतीयों को कहीं ना कहीं यहाँ पे लाभ जरूर मिला, खासकर भारतीय एक दूसरे से जुड़ते चले गए। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राचीन काल से यहाँ पे आरंभ तक सही कालानुक्रम क्या है। यहाँ पे इसको यहाँ पे सीक्वेंस में सजाना है। तो देखिए यही है हिस्ट्री, यहाँ पे कोई भी फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो कि कौन सी घटना पहले हुई है, तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड भी नहीं दिया हुआ है और बेहद आसान सा प्रश्न है। शुरुआत में देखेंगे यहाँ पे तो पल्लव वंश आएगा, जिसमें इम्पोर्टेंट जो शासक था महेंद्र वर्मन। तो यहाँ पे मैं मेंशन करते चलता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 में यहाँ पे है पल्लव वंश, जिसकी स्थापना की गई थी लगभग 275 ईस्वी के आसपास, और ये लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी तक चला था दक्षिण भारत के एक हिस्से पे। और यहीं पे एक शासक आएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है, जिसका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। टाइम पीरियड की बात करें तो 571 से लेके 600
ईस्वी के बीच। और इसके शासनकाल के दौरान पल्लव एक प्रमुख शक्ति बन गए, जिन्होंने वर्तमान आंध्र के दक्षिण भाग और तमिलनाडु के उत्तरी भागों पर शासन किया था। दूसरा जो आएगा यहाँ पे पल्लव वंश के बाद से आ जाएगा इधर पाल वंश। तो गोपाल द्वारा पाल राजवंश की यहाँ पे स्थापना की गई थी। 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच यह चला हुआ था बंगाल और बिहार के क्षेत्रों की तरफ। और इसके संस्थापक जैसे कि मेंशन किया गया है गोपाल। इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 750 से लेके 770 ईस्वी के बीच इसने शासन किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा गुर्जर और प्रतिहार हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे तीसरा नंबर पे है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। 8वीं शताब्दी के मध्य से देखेंगे तो मध्य प्रदेश पर प्रभुत्व राजस्थान में आदिवासी लोगों के बीच दो विशेष कुलों की यहाँ पे महत्वाकांक्षा बन गई, जिसको गुर्जर और प्रतिहार के रूप में जाना जाता है। शुरुआत में चरवाहे के रूप में मौजूद थे, लड़ाकू लोग थे, और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को वेल स्टेबलाइज करना शुरू किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक है जैसा कि नाम दिया गया है राजा भोज, 840 ईस्वी के आसपास ये शासक बने हुए थे। और प्रतिहार राजाओं में सबसे महान राजा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और इनको भारत के उन राजाओं में शामिल किया जाता है जिसने अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे चोल है, जैसे कि परांतक प्रथम का जिक्र किया गया है। चोल साम्राज्य जिसकी स्थापना विजयालय के द्वारा यहाँ पे की गई। चोल शासन का शुरुआत देखा जाए तो 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, खासकर राष्ट्रकूटों के पतन के बाद से। और इसमें जो शासक है परांतक प्रथम, इसका टाइम पीरियड है 907 से लेके 953 ईस्वी तक इसने शासन किया हुआ था। खासकर देखा जाए तो नेल्लौर की तरफ आंध्र प्रदेश तक, और राष्ट्रकूट जो राजा था कृष्ण तृतीय के हाथों पर राजा से उसकी यहाँ पे उन्नति रुक गई थी। लेकिन जल्दी ही देखा जाए तो चोलों ने अपने आप को रीस्टेबलाइज यहाँ पे कर दिया था। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 हो जाएगा, 2 के बाद 4, उसके बाद 1 और 3। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप को परिभाषित करता है? हुंडी देखेंगे तो आज भी कहीं न कहीं यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सुनने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। हुंडी क्या होता था? तो एक विनिमय पत्र होता था। हुंडी एक वित्तीय साधन था उस समय, आज भी है, जो व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग के लिए मध्यकालीन भारत में विकसित हुआ था। और इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि जो पद था, व्यक्ति था, जिसका नाम होता था श्रॉफ जी इसको बोला जाता था, जो धन के या फिर धन बदलने में माहिर थे। हुंडियों से निपटने में भी ये लोग माहिर थे। और इसका जो उपयोग किया जाता था जैसे प्रेषण उपकरणों के रूप में, अर्थात धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए, क्रेडिट उपकरण के रूप में जैसे कि उधार वगैरह, इसके लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा व्यापार लेन देन के लिए सब प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। तो उस समय ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, विनिमय पत्र था। और यहाँ पे बात की जा रही है हर्ष की। तो हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि 606 ईस्वी से लेके 648 ईस्वी तक मानी जाती है। इसी के समय प्रमुख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया हुआ था। और इसका जो दरबारी कवि था, काफ़ी फेमस नाम है वाण भट्ट। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। दूसरा है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। उसके बाद है, देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। आइए हम लोग बारी बारी से जांच करते हैं क्या सही है।
पूरा नाम है यहाँ पे सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर। टाइम पीरियड इनका 1869 से लेके 1912 तक। यह अरबिंदो के बेहद ही करीबी व्यक्ति थे। ध्यान रखिएगा, जो अरबिंदो घोष थे उनके करीबी सहयोगी थे और उन्होंने देवघर स्कूल में पढ़ाई की हुई थी। बाद में वहीं पे वे शिक्षक की बन गए थे और उन्होंने देशेर कथा नामक, जैसे कि मेंशन किया गया है, देशेर कथा नामक एक पुस्तक प्रकाशित की और संपूर्ण विवरण में भारत के ब्रिटिश वाणिज्यिक और औद्योगिक शोषणों का वर्णन किया हुआ था, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब क्यों, क्या क्या है इसमें, थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यह पुस्तक जो आई थी देशेर कथा 1904 में प्रकाशित हुई थी और एक वर्ष में ही सिर्फ 4 संस्करणों में इसकी देखा जाए तो 10,000 प्रतियां बिक गई थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय स्वदेशी आंदोलन का काफ़ी इस पर व्यापक प्रभाव पड़ा ही था। देशेर कथा का युवा वर्ग पे ऐसा होता ही होता है, जब भी कोई क्रांतिकारी गतिविधियाँ, विद्रोह, आंदोलन जब भी भड़कता है तो खासकर देखेंगे तो यहाँ पे साहित्यिक चीज़ों का अच्छा खासा रोल होता ही होता है। और यहाँ पे देशेर कथा तो पूरा पूरा यहाँ पे ब्रिटिशों का काला चिट्ठा ही था एक तरीके से। इन लोगों को स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के बारे में भी बताया गया और स्वदेशी कार्यकर्ताओं की पूरी पीढ़ी को इसका अध्ययन करने के लिए अनिवार्य स्थिति यहाँ पे मान लिया गया था। तो यहाँ पे दिया है कि इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। ये कहना गलत नहीं होगा, अर्थात करेक्ट है। आगे चल के इसका 1905 में 5वां संस्करण भी आएगा। हालांकि बंगाल सरकार ने 1910 में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो भी युवा थे और अधिक एग्रेसिव हो जाते थे, एक्टिव हो जाते थे और इनके द्वारा उस समय दादा भाई नौरोजी हो गए, एम जी रनाडे हो गया, कई सारे लोगों के द्वारा जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया जा रहा था, तो इसमें भी देखेंगे वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि इस पुस्तक को यहाँ पे आधार बनाया गया था। तीसरा है यहाँ पे, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में क्या दी, चेतावनी दी। तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा, सॉरी ये पहला था, तीसरा है देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र में विशेष संदर्भ में किया गया था। अब यहाँ पे इसको ध्यान रखना है आपको कि देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था। तीसरा पूरा सही नहीं, आधा ही सत्य है, क्योंकि देवस्कर ने राष्ट्र के अर्थ में देश का इस्तेमाल किया हुआ था। मूल स्थान और राष्ट्र, साथ ही जाति और राष्ट्रीयता के स्थान का पूरा पूरा व्यापक दायरा अलग अलग तरीक़ों से राष्ट्र, देश की समझ को यहाँ पे बताया हुआ था। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगा। दो ही स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? पूरा पूरा डिटेलिंग करेंगे गांधी इरविन समझौते में। नंबर 1 है यहाँ पे राउंड टेबल, ऑप्शन यहाँ से है ए, बी, सी और यहाँ पे है डी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी के सुझाव की स्वीकृति। अब ये तो तीसरा गलत हो जाएगा ना, साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी के सुझाव की स्वीकृति। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो देखा जाए तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। करेक्ट उत्तर है यहाँ पे, ठीक है, बी हो जाएगा, 1, 2 और 4। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 1930 में देखिए
गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह यहाँ पे किया गया, जिसके वजह से पूरे दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। कई सारे विदेशी पत्रकार भी इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। कई प्रमुख नेताओं को उस दौरान यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे कैद कर लिया गया था। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन संधि पर गांधी ने कांग्रेस की ओर से, इरविन ने सरकार की ओर से यहाँ पे हस्ताक्षर किया हुआ था इस पे, कांग्रेस की तरफ से गांधी ने, और अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पे जो उस समय वायसराय था इरविन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले दौर के सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, आपको ही पता होना चाहिए। हालांकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, तो यहाँ पे दिया हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। और कांग्रेस अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी को लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे अधिकृत किया हुआ था, और गांधी ने 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन से वहाँ पे भी मुलाकात की हुई थी। अब इसमें जो एजेंडा था, प्रस्तावित एजेंडा था जो गांधी की तरफ से प्रस्तुत यहाँ पे किया गया था कि आईएनसी द्वारा नमक मार्च को यहाँ पे बंद किया जाएगा, और आईएनसी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेश को यहाँ पे वापस ले लिया जाए। हिंसा को छोड़कर सभी प्रकार के अपराधों से संबंधित सभी अभियोगों की वापसी ले लिया जाए। नमक मार्च में भाग लेने वालों के लिए गिरफ्तारी कैदियों को रिहाई किया जाए। नमक पर लगाने वाले कर को यहाँ पे हटा दिया जाए। ये गांधी का, ठीक है, जो भी प्रस्तावित मांग था, ये सब किया गया। अब इसमें जो देखेंगे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, अब तो सारी मांगों को नहीं मानेंगे। हालांकि कुछ मांगों को माना गया, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में घोषित अध्यादेशों को वापस लिया गया, दूसरा यहाँ पे है भी, और हिंसा में शामिल लोगों को बचाने के लिए सभी राजनीतिक कैदियों को यहाँ पे रिहा किया जाएगा। तो चौथा भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा ये भी इसमें था कि शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों की शांतिपूर्ण पिकेटिंग की अनुमति दी जाएगी। आईएनसी पर प्रतिबंध रद्द कर दिया जाएगा। सत्याग्रहियों के जब्त किए गए जो भी धन वगैरह है, ठीक है, या उनका जो भी ज़मीन वगैरह है, उनको वापस कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम सारा लिस्ट आप लोग एक बार ज़रूर देख लिया जाएगा। अब इसमें वायसराय ने गांधी की 2 मांगों को ठुकरा दिया गया, जिसमें था कि पुलिस की जातियों को जांच करने हेतु गांधी की सुझाव की स्वीकृति, भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की जो सज़ा थी, ठीक है, उसको उम्र कैद में बदलने की, उसे भी यहाँ पे ठुकरा दिया गया। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? यह प्रकाशित की गई थी यहाँ पे गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा किया गया। गोपाल बाबा वलंगकर 1840 से लेके 1900 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है, और इनका जन्म हुआ था यहाँ पे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अछूत महार जाति के एक परिवार में हुआ था, और इनको यहाँ पे गोपाल कृष्ण के नाम से जाना जाने लगा। यह महाराष्ट्र के जो महार थे, निचली जाति थे, महारों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, और वह 1886 में सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए और लोगों को लामबंद किया, एकजुट किया, और उन्हें उनके मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया। वलंकर ने 1888 में वाइटल विध्वंसक, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, इसी को विटाल विध्वंसक या फिर वाइटल विध्वंसक भी बोला जाता है, जिसका मतलब है यहाँ पे ब्राह्मणी की औपचारिक जो भी कुरीतियाँ हैं उसका पूरी तरीके से विनाश किया जाए। ये मासिक पत्रिका यहाँ पे निकालना शुरू कर दिया, जो अछूत लोगों को जागरूक करने के लिए सब किया जा रहा था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अशोक।
क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए जेम्स प्रिंसेप जो था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला समझने वाला पहला व्यक्ति था। और इसी के शिलालेखों में जो 12वां जो शिलालेख है उसमें बातें बताया गया है कि अशोक किसी और के धर्म की कीमत पर अपने स्वयं के धर्म को ऊपर उठाने की निंदा करता है। अब इसी की जो व्याख्या है इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन इसके सबसे मूल में वाणी का संयम है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि किसी और के धर्म की कीमत पर, मतलब ऐसे समझिए कि किसी और की बुराई करके अपने आप को ऊपर उठाना, ये तो गलत है ना, हमेशा ही गलत है। इसी को यहाँ पे रिलीजन एस्पेक्ट में यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और भी बहुत सारे जो शिलालेख हैं, जैसे कि पहला शिलालेख में पशुवध पर प्रतिबंध, दूसरा मनुष्य और जानवरों की देखभाल से संबंधित, तीसरा में ब्राह्मणों के प्रति उदारता, चौथा में धम्म की नीति, पांचवा में दास के अधिकारों की मांग को लेकर बताया जा रहा है, छठा कल्याणकारी उपाय, सातवां सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता, आठवां में अशोक की बोधगया की पहली यात्रा, नौवां में लोकप्रिय समारोहों की निंदा, 10वां में वैभव के लिए व्यक्ति की इच्छा को अस्वीकार करना, 11वां में धम्म का विस्तार करना, और 13वां में कलिंग पर अशोक का विजय, और 14वां में हो जाएगा देश के विभिन्न भागों में स्थापित शिलालेखों की नक्काशी। तो कम से कम ठीक है, इसमें जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट है, देखा जाए 4 से 5 शिलालेख बहुत इम्पोर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता, इसका मतलब है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। पारमिता या परामी देखा जाए तो क्रमशः संस्कृत और पाली में, संस्कृत और पाली में बौद्ध मत में प्रचलित शब्द है जिसका अक्सर पूर्णता के रूप में अनुवाद किया जाता है। और इसमें देखेंगे चूंकि बौद्ध धर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व 6 पारमतियों या पारलौकिक सिद्धियों का अनुगमन करता है, जिसमें 6 जो है जैसे कि उदारता, अनुशासन, धैर्य, परिश्रम, ध्यान और ज्ञान है। और 10 परमिताओं का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। 10 परमिताओं में जैसे कि वही सारी रिपीट होगी, उदारता, नैतिकता, धैर्य, ऊर्जा, ध्यान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, माध्यम, संकल्प, शक्ति, ज्ञान, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? काफ़ी ही ठीक है, कुछ कुछ आपको इतिहास में ऐसा इवेंट मिलेगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक था तारकेश्वर मंदिर वाला मामला, तारकेश्वर जो कांड था बंगाल में, वो भी बहुत फेमस हुआ था। वैसे ही देखेंगे इतिहास में तो रखमाबाई मुकदमा ये भी बहुत फेमस हुआ है। क्यों फेमस हुआ है थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए रखमाबाई, इनकी शादी कर दी गई थी यहाँ पे 11 साल की उम्र में, और इनकी जो शादी की गई थी उनके जो पति का जो नाम था इनके पति का नाम था दादाजी भीखाजी। दादाजी भीखाजी, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो चूंकि इनका जो शादी था यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 11 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था, और 1885 में इनका विवाह हुआ था। और विवाह के उपरांत देखा जाए 11 साल में हुआ था, तो जस्ट 1 साल बाद देखा जाए तो लगभग 12 साल जब इनकी उम्र थी तो इनके पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहालों की मांग की कि भाई अब तो 12 साल हो गया है तो हमें साथ रहना चाहिए। और इस मुकदमे के निर्णय में देखा जाए तो रखमाबाई को अपने पति के साथ रहने या 6 महीने जेल में बिताने का आदेश दिया गया था कि अब जब शादी हो गया है तो जाके अपने पति के साथ रहो। ये फैसला किसका था? तो ये अदालत का फैसला था। अब इसमें रखमाबाई का जो आर्गुमेंट था कि
मेरा जो शादी है, ठीक है, उस आदमी से हुआ ज़रूर है, लेकिन बचपन में हुआ है और उस शादी में मेरा कोई रोल नहीं है। होता है ना बाल विवाह में, पेरेंट्स की मर्ज़ी थी, हो गई, लेकिन अदालत ने फैसला सुना दिया है, या तो इसके साथ रहो या फिर 6 महीने जेल में गुजारो। अब इसी से ये पूरी तरीके से मतलब होता है ना, मतलब टेंशन में आके इसने महारानी विक्टोरिया को पत्र लिख दिया। महारानी विक्टोरिया को पत्र लिख दिया। अब विक्टोरिया ने न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और विवाह को पूरी तरीके से क्या कर दिया, भंग कर दिया। अब भंग करने से अब दादा भिकाजी के अधिकारों का देखा जाए तो ठीक है, जो भी यहाँ पे शादी वगैरह हुआ था तो समस्या थी कि नहीं थी। और दादाजी भिकाजी के अधिकारों की समस्या से कहीं ज़्यादा देखा जाए तो जो समाज था उस समय का, वो आहत हुआ। इस मुकदमे ने जो लहर पैदा की उसी के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो सहमति की आयु, बहुत इम्पोर्टेंट, सहमति की आयु अधिनियम 1891 को पारित किया गया। 1885 में देखिए शादी हुआ था और 1891 में क्या हो रहा है, तो सहमति की आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में बाल विवाह को यहाँ पे अवैध बना दिया था। रानी का गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि रखमाबाई ब्रिटिश भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली डॉक्टर भी बनी, किंतु यह मुकदमा महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित यहाँ पे नहीं था, इसीलिए गलत हो जाएगा। लेकिन दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन, ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन से संबंध जरूर था, जो कि दादाजी भिकाजी चाह रहे थे। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? नील की खेती का ह्रास होने का सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण था, उसका अल्टरनेट मिल गया। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर यहाँ पे हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है। नील देखिए एक नीला रंग है, जैसे नाम से ही लग रहा है, जो नील के पौधे से प्राप्त होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान एवं बाद में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में इसकी जो कृषि थी, नील की जो खेती थी, व्यापक रूप से नीलों के द्वारा, जो भी नील बागान मालिक थे उनके द्वारा कराया जा रहा था। इतना इम्पोर्टेंट हो चुका था उस समय कि नील को उस समय ब्लू गोल्ड भी बोला जाता था, ब्लू गोल्ड। यूरोपीय बाजार में इसका व्यापक रूप से कारोबार किया जाता था। 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में बढ़ती मांग और उत्पादन के कारण नील के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते शुरुआत में सिंथेटिक नील के आविष्कार के साथ, जो कि काफ़ी सस्ता भी था नील की कृषि की तुलना में, उत्पादन कम समय में हो जाता था, सिंथेटिक था, और भारत में नील की खेती की मांग में गिरावट आने लगी। कृत्रिम नील ने पूरी तरीके से प्राकृतिक नील को किसानों और व्यापारियों के लिए यहाँ पे गैर लाभप्रद बना दिया। तो समस्या तो आना ही था। 1890 में ज्यूरिख में कार्ल्स ह्यूमन को एनिलीन से इंडिगो से बेहतर रंग बनाने का एक आसान तरीका मिल गया। वैसे ही आगे चल के देखेंगे BASF है, यहाँ पे BASF अभी वर्तमान में यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसने 1897 में सिंथेटिक इंडिगो का उत्पादन शुरू कर दिया और जल्द ही कई कंपनियों ने रासायनिक रंगों के अपने उन्नत संस्करणों पर काम करना शुरू कर दिया। इसके कारण भारत में इंडिगो की खेती में तेज़ी से गिरावट आई। अब गिरावट आने का मतलब यही है कि भारत के कई किसानों पर कर्ज बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि कई सारे टन, समझ रहे हैं ना, कई टन इंडिगो भारत में ही रह गया, उसको खरीदा ही नहीं गया, ले जाया ही नहीं गया। तो किसानों के ऊपर समस्या आना तय था। विलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की गई थी? विलेजली का टाइम पीरियड है 1798 से लेके 1805 के बीच। 1805 के बीच भारत के गवर्नर जनरल बन के रहा और बाद में ब्रिटिश कैबिनेट में विदेश सचिव के रूप में भी कार्य किया। सहायक संधि इसका काफ़ी फेमस है। लेकिन प्रश्न जो है यहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी किसके लिए?
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में बंगाल में की गई थी और कॉलेज का उद्देश्य था कि ऐसे सिविल सेवकों का निर्माण करना था तो भारतीय भाषाओं, भारत के इतिहास, संस्कृति, स्थानीय कानूनों से यहाँ पे परिचित हो, ताकि वे और अच्छे तरीके से भारत को समझ पाए, बेहतरीन मुनाफा दे पाए। तो यही सब यहाँ पे एक्टिविटी थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? उलगुलान, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा का विद्रोह, जो कि वर्तमान में देखा जाए तो जो झारखंड का जो क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, उन्हीं सारे क्षेत्रों में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म वहीं पे हुआ था। उसे धरती आबा या पृथ्वी के पिता के रूप में जाना जाता था और बिरसा मुंडा ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे उलगुलान विद्रोह या ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए सामंती राज व्यवस्था के खिलाफ एक तरीके से बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया विद्रोह था। उसने लोगों को जगाने का कार्य किया और जमींदारों के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिवासियों का जो भी शोषण हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हालांकि फाइनली देखेंगे तो इसके मृत्यु के पश्चात जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। तो 1908 में छोटा नागपुर के क्षेत्रों में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसने आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों के लिए भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया। आज भी बहुत सारे एरिया में जैसे ट्राइब से जो नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल लोग का मतलब कि जो ट्राइब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वैसे लोग यहाँ पे भूमि कई सारे क्षेत्रों में नहीं खरीद सकते हैं। प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौड़िनी पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पौड़िनी का जो जन्म है सिंधु नदी पर या फिर सिंधु नदी के आसपास जो सालतुला का जो क्षेत्र था वर्तमान में पाकिस्तान में, वहीं पे हुआ था। और पौड़िनी जैसे पता है आपको संस्कृत भाषा और साहित्य का संस्थापक, और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रचना था अष्टध्यायी। अष्टध्यायी की रचना को लेकर इनकी उम्र का पता लगाया जाता है कि लगभग 500 BC के आसपास अष्टध्यायी की रचना की गई थी। तो यहाँ पे एक और नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग देखिए कब आएगा, जब, ठीक है, मौर्य काल पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मौर्य काल का जो अंतिम शासक होगा, ठीक है, उसी को पुष्यमित्र जो शुंग है, ठीक है, जो अंतिम शासक होगा उसको हत्या करके फिर शुंग वंश की स्थापना करेगा। तो शुंग वंश जब भी यहाँ पे आएगा 500 BC के तो बाद ही आएगा ना, खुद सोच के देखिए। तो दोनों में कोई मैचिंग नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि पौड़िनी का जो जन्म हुआ था लगभग 6ठी-7वीं ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं, ये भी तो बिल्कुल गलत है ना। अमर सिंह देखिए, ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं, और हर्षवर्धन कहाँ चला गया, गुप्तोत्तर काल के आसपास। तो यहाँ पे भी कोई मैचिंग नहीं है। अमर सिंह के द्वारा अमर कोश, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है उनकी, ठीक है, काफ़ी फेमस भी है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड से संबंधित है, ये बिल्कुल सही होगा। कालिदास 9 रत्नों में से एक हैं चंद्रगुप्त सेकेंड के, और उन्हें अक्सर प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नाटक लिखने वाला और नाटककार भी माना जाता है कालिदास को, जैसे कि मालविका और अग्निमित्र, उर्वशी, शकुंतला। इसके अलावा देखा जाए तो उनकी कविता वेदों, रामायण, महाभारत और पुराणों पर भी आधारित थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है यहाँ पे परिव्राजक, परित्यागी या भ्रमणकारी। बिल्कुल करेक्ट है यह। परिव्राजक जो होते थे, यात्रा करने वाले जो भिक्षुक होते थे, उन्हीं को परिव्राजक या, ठीक है,
परित्यागी या भ्रमणकारी भी बोला जाता था। वे सत्य के साधक थे जो किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास नहीं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे, जाते थे सत्य की खोज में। दूसरा है यहाँ पे श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। संस्कृत में श्रमण का अर्थ वह है जो प्रयास करता है, अर्थात सत्य का एहसास करता है। और श्रमणों ने आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में एक तपस्वी या सख्त और आत्मवंजना जीवन शैली का अनुभव किया, उसी को अपनाया। वे आमतौर भिक्षुओं के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पे दिया हुआ है उच्च पद प्राप्त पुजारी, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपासक संस्कृत का ही शब्द है और पाली भाषा में जिसको परिचायक के लिए उपयोग किया जाता है। यह भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों का शीर्षक है, जो बौद्ध क्रम में जो भी भिक्षु थे या नौसिखिए मठवासी नहीं थे तथा जो कुछ व्रतों का पालन करते थे, सब उपासक हो सकते थे। 3 भी सही है, 1 भी सही है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंशों के समय नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किसके लिए विख्यात थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसका करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विदेशी व्यापार करने वाले जो भी यहाँ पे बंदरगाह होते थे उन्हीं का नाम था। प्राचीन काल में चूंकि आपको पता है कि भारत का जो व्यापार है मिस्र, रोम, यूनानी, अरब, चीन, दक्षिण पूर्व एशियाई के कई देशों के साथ व्यापार होता था, सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हुए थे। तो पश्चिमी तट पे और पूर्वी तट पे बहुत सारे यहाँ पे बंदरगाह हुआ करते थे। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे, जैसे कि बैर गया, जरूर इसे भी आप लोग नोट करिएगा, सोपारा, कैलिना, सेमिला, मंडागोर, पलेपट में, माली जिगारा भी बोला जाता है। ऐसे सारे कई आपको बंदरगाह मिल जाएंगे। वैसे ही पूर्वी तटों में भी थे, जैसे कि 3 तो यहीं पे हैं, नगर, घंटाशाला, कदूरा, चौल के अलावा और भी सारे बंदरगाह हैं, जैसे कि कलिंगपट्टनम, पुहार, कोरकई, कैमारा, ताम्रलिप्ति। तो बंदरगाहों से रिलेटेड बार बार एंशिएंट एरा में जो भी बंदरगाह थे पूछा जाता है, तो एक बार आपको देखने की ज़रूरत है, एग्जाम फिर से प्रश्न बना सकता है।